तहजीब मेलकम एक्स का खत पढ़कर मैं सकते के आलम में बैठा रह गया। तहजीब अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। मुझे इस मंसूबे की इत्तला बहुत बरवक्त मिली थी और अगरचे बहुत सी बातें मेरे इल्म में भी थीं, मगर मैं उनके असल मकसद से बेखबर था। ऑलिव हावर्ड ने निहायत चालाकी से असल मामला गोल करके हमें सार्डान की पहाड़ियों की तरफ मुतवज्जे कर दिया था। जनरल टेरिस सुरंगों के मामले में ऑलिव हावर्ड की बकवास से मुतमईन नहीं था। मैं भी शुकुक शुबहात का शिकार था, लेकिन तहजीब मेलकम एक्स ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। खुदा जाने उसने किस तरह से ये मालूमात हासिल की होंगी, उसकी जिंदगी कितनी बार खतरे में पड़ी होगी। इतनी खौफनाक मालूमात आसानी से तो हासिल नहीं हो सकती। ये किसी मामूली आसाब वाले शख्स के बस का रोग नहीं होता। ऐसी मालूमात हासिल करने के लिए हर कदम पर अपनी जिंदगी को खतरे में डालना पड़ता है। मुझे ये सब कुछ सोचते हुए फख्र का एहसास हुआ। मैंने तहजीब मेलकम एक्स को अपनी शरीक हयात के तौर पर मुंतखब किया था और बिलाशुबा उसमें वो सारी खूबियां मौजूद थीं जो मुझ जैसे शख्स की शरीक हयात में होना जरूरी थी। मैंने सामने बैठी तारीना हार्डो को देखा। उसका चेहरा तफक्कुरात की आमाजगाह बना हुआ था। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे मुस्कुराते हुए देखकर वो भी मुस्कुराने लगी। बोली, इस खत ने तुम पर बहुत अच्छा असर डाला है अली, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा, और मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे एहसानात का सिला कैसे अदा करूँ। तारीना हंस पड़ी। बोली, दुनिया में कोई शख्स भी बेगरज नहीं होता। जब भी कोई शख्स किसी दूसरे के लिए कुछ करता है तो उसके पसे पर्दा उसकी अपनी गरज जरूर कारफरमा होती है। तुम्हारे लिए मैंने अगर कुछ किया है तो तुम इसे हरगिज मेरा एहसान मत समझो। मैंने बेबसी से कहा, मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आई तारीना। जो कुछ तुमने किया है बेगरज होकर ही तो किया है। वो बोली, ये तो तुम्हारा नुक्ता नजर है और कोई शख्स भी यही बात कहेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती। मैं उलझन ज़दा अंदाज में तारीना हार्डो को देखता रह गया। वो कितनी बेबाकी से अपने बेगरज होने से इनकार कर रही थी। ये जुर्रत और बेबाकी उसी का खासा थी, वरना मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता था जो दूसरों से अपनी गरज के तहत ताल्लुकात रखते हैं मगर उसका एतराफ़ करते हुए डरते हैं। अपनी बेखौफी का ऐलान तो बबांगे दोहल करते हैं, लेकिन दरअसल अंदर से खौफजदा होते हैं। अगर ये फार्मूला तस्लीम कर लिया जाए कि अपनी बेखौफी का बहुत ज़ोर से ऐलान करने वाला दरअसल अंदर से खौफजदा है, तो क्या इसी फार्मूले के तहत ये फैसला नहीं किया जा सकता कि अपने बेगरज न होने का बहुत ज़ोर से ऐलान करने वाली तारीना हार्डो अंदर से बिल्कुल बेगरज थी। मैंने ये सब कुछ सोचा ज़रूर, मगर उससे नहीं कहा, बस खामोशी से उसे देखता रहा। मुझे खामोश देखकर वो मुस्कुराई। बोली, तुम चाहे मुझसे जितना भी इज्तनाब करो, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी तवज्जो तो नहीं मांगती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए तुम्हारा काम करने की खातिर इतनी तगोदौ की है। इतनी ही काविश अगर मैंने किसी ऐसे शख्स के लिए की होती जिसके लिए मेरे दिल में या तो सिरे से कोई जज्बा ही ना होता, या अगर कोई जज्बा होता भी तो वो मनफी जज्बा होता, और मैं उसके बावजूद भी उसका कोई काम कर देती, तो बेशक मैं खुद को बेगरज भी मान लेती और ये भी तस्लीम कर लेती कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया है। लेकिन जब ये सब कुछ मैंने अपने जज्बों की तस्कीन के लिए किया है, तो मैं इसका एहसान तुम्हारे सर थोपने की कोशिश क्यों करूं? नहीं अली यार खान, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अगर खुद को नहीं तो कम से कम दूसरों को धोखा देने की कोशिश जरूर करते हैं। मैं ना तो खुद को धोखा देने की कोशिश करती हूं और ना ही दूसरों को धोखे में रखना मुझे पसंद है। मैंने बेपरवाही से कहा, दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं और मैं इस वक्त उनकी अक़साम पर गुफ्तगू करने के मूड में नहीं हूँ। तारीना गड़बड़ा कर बोली, ओह, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं तुम्हें ये तो बताना भूल ही गई कि मौजूदा मुहिम के लिए मिस्टर आइंशलायर ने तुम्हें हर किस्म के ताउन की पेशकश की है। मैंने कहा, यह कहने की ज़रूरत नहीं थी तारीना, मुझे जब भी ज़रूरत हुई उन्हें ज़रूर ज़हमत दूंगा, लेकिन इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी वजह यह है कि ऑलिव हावर्ड की बेटी लकी हावर्ड मेरे कब्ज़े में है। फिर बैरूत से रवाना होने से लेकर अब तक के सारे हालात मैंने मुख्तसरन उसे बता दिए। तारीना ने जोशीले अंदाज में कहा, ओह, इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑलिव हावर्ड इस वक्त तुम्हारे सामने दम भी नहीं मार सकता। मैंने कहा, हाँ, लेकिन वो चालाक आदमी है। इतनी दबी हुई पोजीशन में भी उसने अपने असल मकसद की तरफ से हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश की, और अगर तुम बर वक्त मुझ तक न पहुंच गई होती तो उसने तो हमें अपने जाल में फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बज़ाहिर यही महसूस होता है कि वो हमें धोखे में रख कर अपना काम कर जाता, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो गई है। जनरल टेरिस मेरे साथ ताउन कर रहा है। मुझे यकीन है कि मैं ऑलिव हावर्ड का मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंचने दूंगा। वो बोली, ठीक है, अगर तुम ये समझते हो कि अपनी कोशिशों से उसके मंसूबे को नाकाम बना दोगे तो मैं भी मुतमईन हूँ। मेरे लिए कोई हिदायत? मैंने कहा, अगर तहजीब तुम तक पहुंच जाए तो उसे रोके रखना। इस मुहिम से फुर्सत पाते ही मैं तुमसे राब्ता कायम करूंगा। तारीना हार्डो ने उठते हुए कहा, ठीक है अली यार खान, अब मुझे इजाजत दो। मैंने हैरान होकर कहा, इतनी जल्दी? बोली, हाँ, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है और मेरे जिम्मे और भी बहुत से काम हैं, तुम तो जानते ही हो। मैंने कहा, क्या जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन से भी नहीं मिलोगी? बोली, मेरी तरफ से उनसे माजरत कर लेना।
मुझे उसका इस तरह वापस जाना अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने उसे रोकने के लिए इसरार न किया। उसे महल के बैरूनी दरवाजे तक छोड़कर मैं दोबारा ख्वाबगाह में वापस आ गया। दोपहर के खाने तक मैंने तहजीब का खत दर्जनों बार पढ़ा, तब कहीं जाकर मुझे कदरे सुकून का एहसास हुआ। खाने की मेज पर जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन ने तारीना हार्डो को मौजूद न पाकर उसके बारे में पूछा, और जब मैंने उन्हें बताया कि वो वापस जा चुकी है तो वो दोनों हैरान रह गए। कैथी ब्राउन ने नाराज होकर कहा, ये तो आदाब मेजबानी के खिलाफ है, तुमने उसे इतनी जल्दी वापस क्यों जाने दिया? जनरल टेरिस ने कहा, हाँ, और वो हमसे मिले बगैर ही चली गई। उसके अंदाज में भी खफगी थी। मैंने कहा, वो खुद भी आप लोगों से मिले बगैर वापस जाने पर मुतासिफ थी, लेकिन अपनी मसरूफियात के बायस वो रुक भी नहीं सकती थी। जनरल टेरिस ने कहा, खैर कोई बात नहीं, लेकिन उसके इस तरह वापस जाने से अंदाजा होता है कि वो किसी खास काम से तुम्हारे पास आई थी। मैंने कहा, हाँ जनरल, और तहजीब मैल्कम एक्स का खत निकालकर उसके सामने रख दिया। कैथी ब्राउन भी खत पर झुक गई। खत पढ़ने के बाद जनरल टेरिस ने कहा, मैंने कहता था कि मुझे ऑलिव हार्वर्ड की बात पर यकीन नहीं है, लेकिन खत में जिस जजीरे का तस्करा किया गया है, क्या ये वही जजीरा है जहां से फरार होकर तुम यहाँ पहुंचे हो? मैंने कहा, यकीनन, उसका नाम जजीरा अनकोरो है। जनरल बोला, तो फिर अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, ऑलिव हार्वर्ड हमारे बस में है, उसे राह रास्त पर लाना पड़ेगा। इस वक्त वो हमारी मर्जी के मुताबिक काम करने पर मजबूर है। जनरल टेरिस ने कहा, लेकिन तुम मुझे इस मामले से अलग नहीं रखोगे। ऑलिव हार्वर्ड से तुम मेरी मौजूदगी में गुफ्तगू करोगे। मैंने कहा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है जनरल टेरिस, तो इत्मीनान रखो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। लेकिन देखना यह है कि ऑलिव हार्वर्ड कब हमसे राब्ता कायम करता है। हमें ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। खाने के फौरन बाद जनरल टेरिस को ऑलिव हार्वर्ड का पैगाम मौसूल हुआ कि वो गोइटे हिल आना चाहता है। जनरल ने उसे फौरन ही आने की दावत दी थी। शाम 5 बजे ऑलिव हार्वर्ड का हेलीकॉप्टर जनरल टेरिस के महल में उतरा। मेरी हिदायत के मुताबिक महल में लाने से कबल उसकी जामा तलाशी ली गई, मगर उसके पास से कोई काबिल एतराज चीज बरामद नहीं हुई। ऑलिव हार्वर्ड बहुत निढाल नजर आ रहा था। उसकी आंखें सुर्ख और पपोटे भारी हो रहे थे। उसने ना तो मुझसे हाथ मिलाया और ना ही जनरल टेरिस से मुसाफा किया। वो आते ही एक कुर्सी पर ढेर हो गया। उसने जख्मी लहजे में कहा, मैं बदरजा मजबूरी यहाँ आया हूँ, वरना मैं खुद को दोस्तों के दरमियान नहीं पाता। मैंने तल्ख लहजे में कहा, तुमसे किसने कहा है कि खुद को दोस्तों के दरमियान तसव्वुर करो? वो बोला, तुमने अच्छा इंसान होने का सबूत नहीं दिया है अली यार खान। लकी हार्वर्ड के बारे में सुनकर मेरी अपाहिज बीवी पर दिल का दौरा पड़ा है और वो अस्पताल में दाखिल है। मैंने कहा, जो कुछ तुमने बोया है ऑलिव हार्वर्ड, उसके काटने का वक्त आ गया है। अगर तुमने तहजीब को इगवा करके पहल न की होती तो आज तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। ऑलिव हार्वर्ड ने आंखें बंद कर ली और बेजान से अंदाज में कुर्सी की पुश्त से टिक गया। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोली और भर्राई हुई आवाज में कहा, मुझे कॉफी पिलवाओ, मैं शदीद नक्काहत महसूस कर रहा हूँ। मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। ये डॉक्टर की रिपोर्ट है जो मैं तुम्हें दिखाने लाया हूँ। उसने डॉक्टरी रिपोर्ट मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने रिपोर्ट उससे लेकर पढ़ी। डॉक्टर ने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि अगर लकी हार्वर्ड मिसेस हार्वर्ड के पास न पहुंची तो उन पर दिल का दूसरा दौरा पड़ सकता है जो जानलेवा साबित होगा। चुनाचे मिसेस हार्वर्ड की जान बचाने के लिए लकी की बाजियाबी इंतहाई जरूरी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर तुम लकी की वापसी चाहते हो तो ये नामुमकिन है। ये तो डॉक्टर का ख्याल है कि मिसेस हार्वर्ड की जान बचाने के लिए लकी हार्वर्ड जरूरी है। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, इसलिए कि तुम तो जोड़ तोड़ के माहिर हो, मेकअप करने के फन में भी ताक हो। तुम किसी भी लड़की को लकी हार्वर्ड के मेकअप में मिसेस हार्वर्ड से मिलवा सकते हो। तुम जैसे माहिर के लिए तो ये बड़ी मामूली सी बात है। जब तुम एक अजनबी लड़की को तहजीब मैल्कम एक्स की हैसियत में दुल्हन बनाकर पेश कर सकते हो तो ये काम तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? नहीं ऑलिव हार्वर्ड, तुम मुझे अखलाकियात का दर्स देने की बजाय अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। वो बोला, मैं तुमसे कोई रियायत तलब नहीं कर रहा हूँ अली यार खान। मैंने तुमसे कहा था कि मैं बहुत जल्द तुमसे दोबारा मुलाकात करूंगा। देख लो मैं कितनी जल्दी तुम्हारे सामने वापस आ गया हूँ। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं वतन परस्त हूँ और यहूदी मंसूबों की तकमील चाहता हूँ। पहले मेरा खानदान है, उसके बाद वतन है। बात अगर मेरे घराने की आ जाए तो मैं वतन परस्ती तर्क भी कर सकता हूँ। मैं इस सिलसिले में तुमसे कोई भी सौदेबाजी करने को तैयार हूँ। मेरी यहाँ आमद खुफिया है, कोई नहीं जानता कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। मैंने कहा, यहूदी एक मक्कार कौम है और ऑलिव हार्वर्ड और तुम उस कौम की नुमाइंदा शख्सियत हो। पता नहीं तुम इबादत करते वक्त खुदा से भी मुखलिस होते हो या नहीं। वो बोला, लकी हार्वर्ड की वजह से मैं इस वक्त सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हूँ, लेकिन याद रखो कि इसके बाद मैं तुमसे कभी कोई रियायत नहीं करूँगा। मैंने मज़े का खेज अंदाज में कहा, शुक्र है तुमने कोई ऐसी बात तो की जिससे मक्कारी की बू नहीं आ रही। वो बोला, मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ अली यार खान। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरा खानदान पहले है और वतन की अहमियत सानवी है।
मैंने कहा अगर मैं तुमसे कहूं कि लकी हार्वर्ड की वापसी के एवज सार्डान की पहाड़ियों से प्लैटिनम निकालने का ख्याल तर्क कर दो तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? वो बोला, जनरल टेरिस के इल्म में आ जाने की वजह से उस मंसूबे पर तो वैसे भी अमल दरामद नामुमकिन हो गया है। ऑलिव हार्वर्ड ने ये समझकर कि मैं लकी को रिहा करने पर आमादा हो गया हूँ, अपने लहजे में भरपूर खुलूस पैदा करने की कोशिश करते हुए कहा, लकी की रिहाई के इवज तुम मुझसे कोई बड़ा मुतालबा भी कर सकते हो। मैंने कहा, मसलन असलहे की उस पहली खेप की बात करूं जिसे तुम गदरबूद करने के चक्कर में हो। मेरे अल्फाज ऑलिव हार्वर्ड के आसाब पर बम के धमाके की तरह असरअंदाज हुए। वो कुर्सी से बुरी तरह उछल पड़ा। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया था, आंखें हैरत से फटी हुई थी। वो बोला, नहीं, ये साजिश मैंने तैयार नहीं की। मैंने कहा, नहीं, तुमने फिर उड़ने की कोशिश की। वो बोला, नहीं, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। प्लान मोसाद के सरबराह का है और अमल कमेटी 4 अफराद पर मुश्तमिल है। फिर उसने फंसी फंसी आवाज में कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने सख्त लहजे में कहा, सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दो ऑलिव हार्वर्ड, तुम उस असलहे के चक्कर में हो या नहीं? ऑलिव हार्वर्ड ने मुर्दा सी आवाज में कहा, क्या मजीद गुफ्तगू के लिए किसी और वक्त का तयन नहीं किया जा सकता? मैंने कहा, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि तुम्हें आइंदा मुलाकात के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। मुमकिन है तुम्हारी मुझसे अगली मुलाकात आइंदा माह हो। ये भी मुमकिन है कि मुझे पूरे 1 साल तक तुमसे मुलाकात का वक्त न मिल सके। ऑलिव हार्वर्ड ने बेबसी से मुझे देखा और सर झुका लिया। फिर बोला, तुम इस वक्त मुझ पर हावी हो। जाहिर है मुझे तुम्हारी बात मानना पड़ेगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। असल मसला असलहे की उस पहली खेप का ही है जो लाइन ऑफ क्रूजल से अनकरीब रवाना होने वाली है। मैंने कहा, अब मैं तुम्हारे सामने 2 सूरतें रख रहा हूँ। पहली सूरत तो यह है कि मैं खुद ही इस सिलसिले में काम करूं और असलहे की फराहमी को यकीनी बना दूं। दूसरी सूरत यह है कि इस काम में तुम भी मुझसे ताउन करो। ये फैसला तुम्हें करना है कि कौन सी सूरत बेहतर रहेगी, लेकिन ये ख्याल रहे कि पहली सूरत मुंतखब करने के नतीजे में तुम्हें लकी हार्वर्ड से हाथ धोना पड़ेंगे। वो बोला, मैं दूसरी सूरत का इंतखाब करने के लिए मजबूर हूँ। मैंने कहा, मैं जानता था तुम बहुत ज़हीन आदमी हो। चलो अब शुरू हो जाओ। ऑलिव हार्वर्ड ने बेबसी से कहा, कहाँ से शुरू करूं? मैंने कहा, कमाल है ऑलिव हार्वर्ड, पूरी साजिश तुम्हारी तैयार करता है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कहाँ से शुरू करूं। मैंने कहा, 4 अफराद के नाम बताओ। वो बोला, मोशे ऑलियूस, A.O. डैनियल, जनरल ओकेनू और चौथा फर्द मैं खुद हूँ। मैंने पूछा, बकिया 3 अफराद कहाँ हैं? वो बोला, मोशे ऑलियूस सिर्फ बैरूनी मामलात के निगरान हैं, अमेरिका में हैं। डैनियल और जनरल ओकेनू। ये कहते कहते वो रुक गया। मैंने कहा, रुको मत, बोलते रहो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो बोला, वो लंबार्डो में है। मैंने पूछा, किस हैसियत से? वो बोला, उनमें से एक अबू हातिम और दूसरा मसूद तलहा की हैसियत में। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया और आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा, लेकिन मैंने अपनी हालत को तेजी से संभाल लिया। मैंने सपाट लहजे में पूछा, ये दोनों अफराद कब से लंबार्डो में हैं? ऑलिव हार्वर्ड ने कहा, तकरीबन 1 माह से। मैंने धड़कते दिल के साथ उससे पूछा, और असल लोग कहाँ हैं? वो बोला, उन्हें अगवा करके जजीरा अनकोरो पर कैद रखा गया है। अबू हातिम और मसूद तलहा की जिंदगी की खबर सुनकर जरा जान में जान आई, वरना मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने रुके बगैर सवाल किया, और कितने अफराद अगवा किए गए हैं? ऑलिव हार्वर्ड ने कहा, कुल 14 अफराद को अगवा किया गया था। मैंने कहा, उनकी तफसील भी बताओ। वो बोला, उन लोगों का ताल्लुक उस बहरी जहाज के अमले से है जो असलहा लेकर रवाना होगा। मैंने कहा, अब पूरा प्रोग्राम बताओ डियर ऑलिव हार्वर्ड। वो बोला, असलहा जहाज पर बार हो चुका है, जरूरी उमूर तय हो रहे हैं। अबू हातिम और मसूद तलहा की सरकर्दगी में जहाज एक अरब मुल्क के लिए असलहा लेकर रवाना होगा, लेकिन रास्ते में जहाज का रुख तब्दील कर दिया जाएगा और जहाज अनकोरो पहुंच जाएगा, जहां उसका असलहा इसराइली जहाज पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये इसराइली जहाज असलहा लेकर इसराइल रवाना हो जाएगा। उसके बाद अगवा शुदगान को असल जहाज पर मुंतकिल कर दिया जाएगा और बीच समंदर में इसराइली तैयारे उस जहाज पर बमबारी करके उसे गर्क कर देंगे। जनरल टेरिस का चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन मैंने अपने जज्बात पर काबू रखा। मैंने संजीदगी से कहा, उम्दा मंसूबा था ऑलिव हार्वर्ड, लेकिन अफसोस कि ये मंसूबा नाकाम हो गया। अब ये बताओ कि क्या किया जाए? ऑलिव हार्वर्ड ने हैरान होकर कहा, मैं क्या बताऊं? मैंने तो अपनी सारी मालूमात तुम्हें मुंतकिल कर दी। अब जो तुम कहो मैं करने को तैयार हूँ। मैंने कहा, तुम इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए एक मंसूबा तैयार करोगे। इस बार तुम अरबों के लिए काम करोगे। मुझे यकीन है ये तजर्बा तुम्हारे लिए बहुत दिलचस्प साबित होगा। उसने एहतजाजी अंदाज में कहा, ये सरासर ज्यादती है। मैंने बेपरवाही से कहा, गोया तुम्हें लकी की जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं। वो बोला, इतनी सख्त गिरी का मुजाहरा मत करो अली, खुद को मेरी जगह रख कर सोचो कि ऐसी खराब जहनी कैफियत में कोई मंसूबा कैसे बनाया जा सकता है। मैंने जनरल टेरिस की तरफ देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है जनरल, इसकी बात मान ली जाए? जनरल टेरिस ने कहा, जहां तक मैं समझ सका हूँ हार्वर्ड तुमसे ताउन करने को तैयार है, मगर इस वक्त कोई मंसूबा बनाने की पोजीशन में नहीं है।
मैंने ऑलिव हार्वर्ड की तरफ देखा। क्यों? वो बोला, मैं हर तरह तुमसे ताउन करने को तैयार हूँ, मगर कोई मंसूबा बनाने का वादा नहीं कर सकता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कल सुबह तक मैं खुद ही कोई मंसूबा तैयार कर लूंगा, लेकिन याद रखो तुम्हें हर मरहले पर हमारा साथ देना होगा। ऑलिव हार्वर्ड ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ऑलिव हार्वर्ड अगली सुबह आने का वादा करके चला गया। कैथी ब्राउन ने कहा, तुमने हैरत अंगेज तौर पर इस शख्स को अपने काबू में किया है। मैंने कहा, वो इंतहाई अय्यार आदमी है और मैं किसी हाल में भी उस पर मुकम्मल एतमाद नहीं कर सकता। जनरल टेरिस बोला, वो अहमक भी नहीं है। जब तक उसकी बेटी तुम्हारे कब्जे में है वो तुम्हारे सामने चूं भी नहीं करेगा। मैंने तवील सांस लेकर कहा, खुदा करे ऐसा ही हो, और फिर उन दोनों से इजाजत लेकर ख्वाबगाह में आ गया। रात का बेशतर हिस्सा मैंने जाग कर गुजारा और जब मैं सोया तो मेरे जहन में एक मंसूबा तरतीब पा चुका था। सुबह नाश्ते की मेज पर जनरल टेरिस ने मुझसे पूछा, तुम कोई मंसूबा बनाने में कामयाब हुए? मैंने कहा, हाँ जनरल, मैंने मंसूबा तो बना लिया है, लेकिन ये मंसूबा कई मरहलों में मुकम्मल होगा। टेरिस बोला, तुम मुझे पहले मरहले की तफसील बताओ। मैंने कहा, पहले मरहले में हमें जजीरा अनकोरो पर कब्जा करना होगा। मैं चाहता हूँ कि अनकोरो हमारे मुकम्मल तसल्लुत में आ जाए, क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग में अनकोरो को बुनियादी अहमियत हासिल है। जनरल टेरिस ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। बोला, बहुत उम्दा ख्याल है, लेकिन अनकोरो पर कब्जा कैसे मुमकिन होगा? मैंने कहा, उसके लिए मुझे 50 ऐसे फौजियों की जरूरत होगी जो हर काम कर सकें। वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे 50 फौजी मुहैया कर दूंगा। फिर मैंने कहा, ऑलिव हार्वर्ड उन फौजियों को मजदूरों की हैसियत से खुद अनकोरो तक पहुंचाएगा, ताकि जब अगवाशुदा जहाज वहां पहुंचे तो उस पर से असलहा तेज रफ्तारी से अनलोड करके दूसरे जहाज पर लोड किया जा सके। ये फौजी मजदूरों के भेस में होंगे, मगर असलहे से लैस होंगे और ये असलहा उन्हें छुपा कर ले जाना होगा। ऑलिव हार्वर्ड उनके लिए सारे इंतजामात करेगा। जनरल ने कहा, बशर्ते कि ऑलिव हार्वर्ड इस अंदाज में काम करने पर रजामंद हो जाए। मैंने कहा, उसे रजामंद होना पड़ेगा। जनरल बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। फिर उसके बाद? मैंने कहा, उसके बाद दूसरा मरहला शुरू होगा, जिसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। जनरल टेरिस ने कहा, तुमने 50 फौजियों का बंदोबस्त करने के लिए कहा है। मैं यूं करता हूं कि 46 फौजी और उन्हें कमांड करने वाले 4 अफसरों का इंतखाब भी कर लेता हूं। वो सब तुम्हारी हिदायत के तहत काम करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। जनरल टेरिस इंतजामात करने चला गया। दिन के 2 बजे जनरल टेरिस ने इत्तला दी कि उसने तमाम इंतजामात कर लिए हैं। मैंने कहा, अब ऑलिव हार्वर्ड को बुलवाने का काम बाकी रह जाता है। जनरल टेरिस ने कहा, वो शाम के 7 बजे यहाँ आएगा। मैंने कहा, बस, तो अब उससे बात करने के बाद मजीद तफसीलात तय होंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।